Hi everyone, welcome to Bansal Academy platform here. So, in today's session, we'll discuss about the practice questions that will boost your exam preparation for upcoming HPTGT. So, let's start our discussion here. An AC source is connected to a capacitor C. Due to decrease in its operating frequency, the capacitive reactance remains constant. Second option is capacitive reactance decreases, डिस्प्लेसमेंट करंट इंक्रीजेस या फिर डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीज। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि जो कैपेसिटर है वो हमने एक एसी सोर्स को कनेक्ट किया, राइट। ये कैपेसिटर हो गया, ये एसी सोर्स जिसको हमने कनेक्ट कर। अब ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी हमने डिक्रीज, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का बिहेवियर पूछा है, पहले ऑप्शंस में देखते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमारे पास क्या होती है, 1/, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ गई, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम, 2πf, राइट। तो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी क्या कर दी, डिक्रीज कर दी, जो हम सप्लाई दे रहे हैं उसकी फ्रिक्वेंसी क्या कर दी, डिक्रीज कर दी। अगर फ्रिक्वेंसी डिक्रीज कर दी तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये इनवर्स रिलेशन है, एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो बढ़ रहा है, तो ऑप्शन ए तो हमारा आंसर नहीं है, बिकॉज इसमें लिखा है रिमेन्स कांस्टेंट। सेकेंड ऑप्शन कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीजेस, ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं। तो मतलब सी और डी में से देखना पड़ेगा। ऑब्वियस है, यहाँ पे अगर रिएक्टेंस बढ़ रही है तो जो करंट होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। रिएक्टेंस बढ़ रही है, रिएक्टेंस क्या होता है, एक तो इम्पीडेंस है, ये रेजिस्टेंस का काम ही कर रही है। तो अगर ये बढ़ रहा है एक्सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ रहा है, तो करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट आंसर, कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो डिक्रीज करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन द फ्री स्पेस। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है फ्री स्पेस में ट्रैवल कर रही है, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑसिलेट्स साइनोसोडली एट ए फ्रीक्वेंसी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है वो इस फ्रीक्वेंसी के साथ क्या कर रहा है, ऑसिलेट। एंड द एम्पलीट्यूड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दिया गया है 48 वोल्ट पर मीटर। देन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है वो पूछा गया है। स्पीड ऑफ लाइट फ्री स्पेस में हमें दी गई है 3 × 10⁸ मीटर पर। तो हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है, दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें ये रिलेशन पता है, B0 इट इज इक्वल टू E0/c, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कितना है 48, और c की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸। ये फैक्टर कैंसिल हो गया यहाँ से, तो मुझे कितनी वैल्यू मिली यहाँ पे 16 × 10⁻। अब इसको डेसिमल को रीअरेंज कर देते हैं, दिस विल 1.6 × 10⁻⁻7 टेस्ला। तो ये ऑप्शन डी मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ x in time t1 in air and 10x in time t2 in another denser medium, what is the critical angle for this। तो हमें यहाँ पे बोला गया है कि एक मीडियम है हमारे पास, क्या है हमारे पास मीडियम, दैट इज एयर। दूसरा मीडियम हमारे पास डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम ले लेते हैं इस तरह, ठीक है। तो जब लाइट ट्रैवल कर रही है तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, यहाँ एयर में उसने डिस्टेंस कवर किया x, कितने टाइम में कवर किया, t1। और दूसरे मीडियम यानी कि डेंसर मीडियम ने, लाइट रे ने जो डिस्टेंस कवर किया 10x, और कितने टाइम में कवर किया, t2 टाइम में। हमें क्रिटिकल एंगल पूछा गया है, तो क्रिटिकल एंगल जो होता है वो हम कैसे निकालते हैं, साइन ऑफ IC, IC क्या है, क्रिटिकल एंगल, दैट इज μ1/, ये रिलेशन होता है हमारे पास। ये μ1 क्या है, ये रियरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो रियरर मीडियम यहाँ पे क्या है, एयर, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठीक है। तो ये जो क्रिटिकल एंगल है इसकी रेशो साइन ऑफ IC किसके इक्वल होती है, μ1/μ2। रियरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर होता है, डेंसर का नीचे।
अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, तभी हम ये जो क्रिटिकल एंगल है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि जो एयर में डिस्टेंस कितना कवर किया है, x, कितने टाइम में कवर किया है, t1। तो हमारे पास वेलोसिटी क्या हो गई एयर मीडियम में, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम विच इज x अपॉन। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 निकाल लेते हैं, c अपॉन 1। ठीक है, तो यहाँ पे v1 की वैल्यू फिल कर देते हैं, हमारे पास μ1 की वैल्यू आ जाएगी, c अपॉन v1 कितना हो गया, x बाई t1, ये t1 ऊपर, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रियर मीडियम। अब डेंसर मीडियम में देखिए, डेंसर मीडियम में हमारे पास जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, 10x। कितने टाइम में कवर हुआ है, t2 टाइम में। तो इस मीडियम में स्पीड कितनी हो गई, वेलोसिटी देख लेते हैं लाइट रे की कितनी स्पीड है यहाँ पे मीडियम में, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज 10x अपॉन टाइम t2। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है हमारे पास, c अपॉन v2। तो यहाँ पे v2 की वैल्यू फिल कर देते हैं, दिस इज 10x, और ये टाइम जो है वो ऊपर जाएगा, तो ये हमारे पास डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब हम क्रिटिकल एंगल निकाल लेते हैं, साइन ऑफ आई सी दिस इज इक्वल टू μ1 की वैल्यू क्या है, c t1 अपॉन x, μ2 की वैल्यू ये रही, दैट इज c t2, ये 10x ऊपर जाएगा, तो c से c फैक्टर कैंसिल हो गया, x से x फैक्टर कैंसिल हो गया, तो क्रिटिकल एंगल मुझे कितना मिला, दैट इज 10 t1 अपॉन, तो यहाँ से क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स 10 t1 अपॉन, तो ये ऑप्शन ए मिल रहा है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। स्टेटमेंट 1 है हमारे पास, इफ द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट द एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस रिमेन्स कांस्टेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में उन्होंने बोला है कि अगर हम स्क्रीन को दूर ले जाएं, ठीक है, जिस पे पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं उस स्क्रीन को दूर ले जाएं स्लिट से, तो एंगुलर सेपरेशन फ्रिंजेस की क्या रहती है, कांस्टेंट। दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने बोला है, इफ द मोनोक्रोमैटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लार्ज वेवलेंथ। हमने सोर्स को चेंज कर दिया, कि हमने एक ऐसा सोर्स ले लिया, जिसकी मोनोक्रोमैटिक सोर्स ले लिया जिसकी वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है, तो एंगुलर सेपरेशन जो है फ्रिंजेस की वो कम हो जाए। तो इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट सेकंड जो है वो ट्रू है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ट्रू है, या फिर दोनों पे एक ऑप्शन सेम हो गए ऑप्शंस, स्टेटमेंट 1 फॉल्स, स्टेटमेंट 2 है, ठीक है, या फिर स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2, यहाँ पे दोनों फॉल्स कर, ठीक है, या तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या दोनों फॉल्स है, या फिर फर्स्ट ट्रू है सेकंड। अब हमें पूछा गया है एंगुलर विड्थ के, एंगुलर सेपरेशन के बारे में। तो फ्रिंजेस के बीच जो एंगुलर सेपरेशन होती है उसका रिलेशन क्या होता है हमारे पास, एंगुलर सेपरेशन थीटा दैट इज लैम्डा ओवर। अब स्टेटमेंट 1 जो है उन्होंने बोला है कि हमने जो स्लिट है, स्क्रीन है, उसको दूर कर दिया, यानी कि स्क्रीन का डिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है, स्क्रीन का डिस्टेंस बढ़ गया स्लिट से, यानी कि जो कैपिटल डी स्क्रीन का डिस्टेंस है वो इंक्रीज। बट यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि जो एंगुलर सेपरेशन है वो इंडिपेंडेंट है, स्क्रीन के डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करती। तो चाहे हम स्क्रीन का डिस्टेंस बढ़ा भी दे तो एंगुलर सेपरेशन क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो क्या है, ट्रू है हमारा। ठीक है, कांस्टेंट ही लिखा है यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट में उन्होंने सोर्स को रिप्लेस कर दिया कि उसकी वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है, तो एंगुलर सेपरेशन जो है वो कम होनी चाहिए, ये कम होगी उन्होंने बोला है। अब यहाँ इस रिलेशन से क्लियरली पता चल रहा है एंगुलर सेपरेशन डायरेक्टली वेवलेंथ के साथ वेरी कर, अगर वेवलेंथ बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया, तो एंगुलर सेपरेशन भी बढ़ेगा क्योंकि डायरेक्टली डिपेंडेंसी है। बट यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि एंगुलर जो सेपरेशन है फ्रिंजेस की वो कम होगी, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो गई, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, तो ये हमारा आंसर जो है ऑप्शन डी दैट इज द करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्टेज प्रोपोर्शन। तो हमसे पूछा गया है कि जो एक्सरेज जो है उसकी मिनिमम वेवलेंथ कितनी होगी, और वो एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस हुई है, इलेक्ट्रॉन को जब हमने एक्सलरेट कर दिया किसी पोटेंशियल डिफरेंस v के साथ। ठीक है, अब देखो जब इलेक्ट्रॉन को एक्सलरेट किया है, ठीक है, तो उससे कुछ ना कुछ तो एनर्जी गेन की है ना, तो उसके पास कितनी एनर्जी आएगी, दैट इज क्यू। ये कैसे पता चला हमें, हमने यहाँ पे वर्क एनर्जी से ये वैल्यू निकाल सकते। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम हमारे पास क्या होती है, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। यहाँ पे वर्क डन कौन कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो डेफिनेशन होता है वो हमारे पास क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से वर्क डन किसके इक्वल आ गया, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। और एनर्जी यहाँ पे ये मिल गई ई, क्योंकि वो एक्सलरेट हो रहा है इनिशियली, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, हमारे पास सिर्फ एक फाइनल काइनेटिक एनर्जी बचेगी। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का। और हमें पता है कि हमारे पास एनर्जी का रिलेशन ये भी होता है एस सी बाई लैम्डा। ठीक है, तो ये दोनों रिलेशंस को अगर हम इक्वेट कर दें तो हमें यहाँ पे डिपेंडेंसी पता चल जाएगी वेवलेंथ की। तो वेवलेंथ किसके इक्वल आ गया हमारे पास, एस सी अपॉन क्यू वी, यानी कि जो वेवलेंथ है वो 1/v के साथ वेरी। तो ऑप्शन सी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम पोटेशियम सोडियम आर दिस, यानी कि यहाँ पे वर्क फंक्शन हमारा सीजियम का कितना है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटेशियम का वर्क फंक्शन जो है हमारे पास कितना है 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वर्क फंक्शन सोडियम का हमारे पास है 2.75 इलेक्ट्रॉन। If the incident electromagnetic radiation has an incident energy of 2.20 इलेक्ट्रॉन, तो जो एनर्जी इंसिडेंट की गई है वो कितनी है 2.20 इलेक्ट्रॉन। Which of these photosensitive surfaces may emit photoelectron? तो हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फोटोसेंसिटिव सरफेस जो है फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा। अब फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट कब होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट व्हेन, जो हमने एनर्जी इंसिडेंट की है अगर वो ज्यादा होगी वर्क फंक्शन, ठीक है, वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। जैसे मान लो ये हमारा सरफेस है, ऐसे हमने यहाँ पे इंसिडेंट करवा दी एनर्जी, तो अगर ये एनर्जी जितना इस सरफेस का जो भी हमने मटेरियल है उसका वर्क फंक्शन से ज्यादा, मान लो कुछ वैल्यू है यहाँ पे फंक्शन 5 है, अगर एनर्जी ग्रेटर देन 5 होगी तभी ये इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकले। ठीक है, अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि किसके केस में इंसिडेंट एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू वर्क फंक्शन। तो अगर सीजियम की बात करें, यहाँ पे इंसिडेंट एनर्जी है 2.2 इलेक्ट्रॉन, ये इंसिडेंट एनर्जी ज्यादा दिख रही है सीजियम के केस में, सीजियम का वर्क फंक्शन कम है, तो मतलब सीजियम तो हमारा एमिट करेगा ही फोटो। ठीक है, बट जो पोटेशियम और सोडियम है इनके केस में देखो वर्क फंक्शन ज्यादा है, इंसिडेंट एनर्जी कम है। तो इस सिचुएशन में इन दोनों के, ये दोनों सर्फेसिस जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं कर, तो ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर। इस सीजियम के केस में ही हमारा जो इंसिडेंट एनर्जी है वो ज्यादा मिल रहा है हमें एज कंपेयर टू द वर्क फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज इज लैम्डा, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन ब्रैकेट सीरीज। तो हमें यहाँ पे बाल्मर सीरीज के केस में क्या दिया गया है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या है, हमारे पास लैम्डा है। ठीक है, तो हमारे पास रिलेशन क्या होता है, 1/λ इज आर 1/n1² -1/n2। अब जो बाल्मर सीरीज होता है, ठीक है, उसमें हम अगर एमिशन स्पेक्ट्रा की ही बात करें, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात करें, तो जो हमारी जो ट्रांजिशन होगी, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइन होगी, वो स्टार्ट एंड कहाँ से करे, एंड कहाँ पे होगा उसका, दैट इज n इज इक्वल टू लेवल पे, तो n1 की वैल्यू 2 हो गई। यहाँ पे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, मतलब जो ट्रांजिशन हो रही है वो कहाँ से हो रही है, दैट इज फ्रॉम इन्फिनाइट लेवल। इसी के केस में हमारा जो
जब ये स्पेक्ट्रल ये ट्रांजिशन होगी तो इसमें जो हमें वेवलेंथ मिलेगी वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिलेगी, ठीक है। तो वो कितनी है, लैम्डा। यहाँ पे वैल्यूज फिल कर देते हैं, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/∞। तो ये मिला 1/λ इज r/4। मार्क दिस इक्वेशन एज 1। सेकेंड उन्होंने पूछा है ब्रैकेट सीरीज के लिए निकालना है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो ब्रैकेट सीरीज के लिए मैं वेवलेंथ लैम्डा डैश ले, दिस इज आर। अब जो ब्रैकेट सीरीज होती है इसमें जो स्पेक्ट्रल लाइन है, जो भी ट्रांजिशन होगी वो कहाँ किस लेवल से शुरू होगी, 4 लेवल से। n इज इक्वल टू 4 लेवल से। n1 की वैल्यू 4 हो जाएगी, n2 की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी क्योंकि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। ये 4 का स्क्वायर माइनस 1 लैम्डा डैश इज r/16। तो लैम्डा डैश कितना आ गया, 16/r। अब फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या करते हैं, r की वैल्यू निकालें। r की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, 4/। अब इसमें फिल कर देते हैं r की वैल्यू, दिस इज 4, लैम्डा ऊपर चला गया, दिस इज 4। तो लैम्डा डैश कितना आ गया, 4 टाइम्स। ऑप्शन सी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट्स। तो हाफ लाइफ हमारे पास कितना गिवन है, 20 मिनट्स। इन हाउ मच टाइम द एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस ड्रॉप टू 1/6 ऑफ इनिशियल वैल्यू। तो हमें हमसे पूछा गया है कि कितने टाइम में जो एक्टिविटी है, लेट्स से एक्टिविटी ए है, वो ड्रॉप होके कितनी रह जाती है, 1/6 ऑफ इनिशियल वैल्यू। अगर इनिशियल वैल्यू ए नॉट है, ठीक है, तो वो 1/6 ऑफ ए नॉट रह जाए। तो यहाँ से मैं ये रेशो लिख सकती हूँ 1/6। तो ये डाटा हमें गिवन। अब देखो हाफ लाइफ क्या होता है हमारे पास, हाफ लाइफ क्या होता है कि जब हम इतने टाइम के बाद क्या होंगे, नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, या फिर कह लो कि जो एक्टिविटी होती है सब्सटेंस की वो हाफ रह जाती है, तभी तो इसका नाम हाफ लाइफ है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास ये रिलेशन है, a इज इक्वल टू a0/2 ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें हाफ लाइफ गिवन है, हमें ये पहले देखना पड़ेगा कि कितने हाफ लाइफ हुए हैं, ठीक है। जब हमें नंबर ऑफ हाफ लाइफ पता चल गए तो हम इस रिलेशन से क्या निकाल सकते हैं, ये टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितने टाइम में ये वैल्यू 1/6 रह जाएगी एक्टिविटी, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे a इज इक्वल टू a0/2 ठीक है, कि हाफ लाइफ क्या होता है, जिसमें वो टाइम होता है कि जिसमें हमारे नंबर ऑफ एटम जो होते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के वो हाफ रह जाते हैं, या ये कह सकते हो कि जो एक्टिविटी है वो हाफ रह जाती है। तो पहले हम यहाँ पे नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल लेते हैं। a/a0 किसके इक्वल आ गया, 1/2 ये वैल्यू कितनी गिवन है, 1/6। ये 1/6 नहीं होगा, ये 1/16 है यहाँ पे स्टेटमेंट। 1/16 हो गया, ये 1/2 मैं इसको लिख सकती हूँ पावर 1/2 तो यहाँ कंपेयर करके नंबर ऑफ हाफ लाइफ मुझे कितने मिल गए, n इज 4। अब ये जो इक्वेशन है इसमें वैल्यू फिल कर देते हैं हम, ठीक है। तो n इज इक्वल टू स्मॉल t ओवर कैपिटल T जो है दैट इज हाफ लाइफ। तो n की वैल्यू 4 है, टाइम हमें निकालना है, हाफ लाइफ कितना है मेरे पास 20 मिनट। तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, 20 × 4 दैट इज 80। तो ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a full wave rectifier circuit consists of two p-n junction diode, a center tap transformer, capacitor, load resistance. Which of these components remove the AC ripple from rectified out? तो यहाँ पे हमें बोला गया कि एक हमारे पास क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर है, उसके सर्किट में हमारे पास क्या है, दो पीएन जंक्शन डायोड लगे हुए हैं, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है, कैपेसिटर है, लोड रेजिस्टेंस। हमें बताना है इनमें से हम किस कंपोनेंट को रिमूव कर दे, सॉरी इस इनमें से कौन सा कंपोनेंट जो है वो एसी रिपल को रिमूव करेगा फ्रॉम द रेक्टिफाइड आउटपुट। अब रेक्टिफायर जो है वो क्या करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट एसी टू डीसी कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फिर भी प्रॉपर जो डीसी करंट है वो नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ उसमें रिपल्स रह जाते हैं। तो इसी वजह से जो रेक्टिफायर होता है उसकी जो आउटपुट आती है उसको हम किससे पास करवा देते हैं, फिल्टर सर्किट, ठीक है। फिल्टर सर्किट का काम क्या होता है कि वो एसी रिपल्स जो भी आउटपुट में थोड़ा बहुत एसी का पार्ट रह जाएगा, एसी रिपल्स मिलेंगे, उसको वो रिमूव कर देते हैं फिल्टर सर्किट।
तो ये जो फिल्टर सर्किट्स होते हैं ये हम किससे बना सकते हैं, या तो कैपेसिटर से बना सकते हैं, या इंडक्टर से बना सकते हैं, या इनके कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे यही पूछा गया कि कौन सा कंपोनेंट जो है एसी रिपल्स को रिमूव करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन, दैट इज अ कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, given below are two statements, the photovoltaic devices can convert optical radiation to into the electricity। ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि जो जीनर डायोड है इट इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस इन द ब्रेकडाउन रीजन। इन द लाइट ऑफ above statements choose the most appropriate answer from the options given। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं कि फोटोवोल्टिक डिवाइसेस का काम क्या होता है, ऑप्टिकल रेडिएशन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने का। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, कि फोटोवोल्टिक इफेक्ट यही होता है ना, कि जिसमें जो लाइट रेडिएशन है वो किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये तो सही है स्टेटमेंट। और सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, जीनर डायोड जो है वो रिवर्स बायस में ऑपरेट करता है ब्रेकडाउन रीजन, ये भी सही है स्टेटमेंट। ब्रेकडाउन रीजन में ये काम करता है। ठीक है, रिवर्स बायस कंडीशन में, ठीक है, एज स्टेबलाइजर की तरह कब ऑपरेट करता है ये, जब ये रिवर्स बायस होता है। ठीक है, क्योंकि जब जीनो डायोड फॉरवर्ड बायस कर दोगे तो वो नॉर्मल डायोड की तरह, नॉर्मल पीएन जंक्शन की तरह ही बिहेव, बट हमने इसको बनाया क्यों है, ताकि हम जो है आउटपुट को स्टेबल कर सके, स्टेबलाइज कर सके। ठीक है, स्टेबलाइजर की तरह ये यूज काम करता है। तो ये कब काम करता है, जब ये रिवर्स बायस होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू। तो हमारे पास ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर, कि बोथ द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर। तो एक रिवर है, ठीक है, उस पे हमने क्या किया, एक ब्रिज जो है कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज थ्रोज ए बॉल वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो मान लेते हैं ये हमारा क्या है, रिवर है। ठीक है, इसमें किसी यहाँ पे ब्रिज कैसे बना, चलो इसके ऊपर जो है थोड़ा यहाँ पे, ठीक है, ब्रिज बना दिया। ठीक है, तो इस ब्रिज पे क्या है, एक स्टूडेंट खड़ा है। तो उसने क्या किया कि जो बॉल है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, जैसे ये स्टूडेंट है ब्रिज पे खड़ा है, उसने बॉल को क्या किया, ऊपर की तरफ फेंका, किस वेलोसिटी के साथ, दैट इज 4 मीटर, एंड द बॉल स्ट्राइक्स द वाटर सरफेस आफ्टर 4 सेकेंड। अब जब ये बॉल ऊपर की तरफ फेंकी है, ये ऊपर किसी मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, फिर ये फॉल करके नीचे पानी में फॉल करेगी। ठीक है, जैसे मान लो ये रिवर है, क्या ये ब्रिज पे खड़ा है ऐसे, तो यहाँ से जब उसने फेंका, फिर वो बॉल पानी के सरफेस में जब आई स्ट्राइक की, वो कितना टाइम लगा उसको फोर्स, द हाइट ऑफ ब्रिज अबव द वाटर सरफेस। तो ये जो वाटर सरफेस से जो हाइट है वो पूछी गई है कि कितनी है ब्रिज। ठीक है, अब ये जो ब्रिज की हाइट है इसको मैं ये बोल सकती हूँ, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारे पास, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बॉल इनिशियली कहाँ थी, ब्रिज के ऊपर थी, वहां से ही तो फेंका उसको, और फाइनल पोजीशन उसकी क्या है, ये वाटर जब वो स्ट्राइक कर रही है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दैट इज इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, और उसी को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हाइट कह रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं, एस इज प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस मुझे फाइंड करना है, एस कितना लोगे, एच माइनस एच लोगे। क्यों, क्योंकि देखो ऊपर की तरफ वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, नीचे वाली डायरेक्शन को हम नेगेटिव ले रहे हैं। तो यहाँ पे u जो है उसकी डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ है, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड, टाइम तो 4 सेकेंड गिवन है हमें। ठीक है, बट ये जो डिस्प्लेसमेंट है h, वो हम ब्रिज से नीचे की तरफ मेयर कर रहे हैं ना ऐसे। ठीक है, तो ये वाली चीज नीचे की तरफ है, नीचे की डायरेक्शन में हम देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट क्या ले ली, माइनस है। तो ये माइनस एच, यू की वैल्यू है हमारे पास 4, और टाइम भी 4, प्लस हाफ। अब एक्सलरेशन कितनी होगी बॉल की, दैट इज एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो नीचे की तरफ लग रही है, तो माइनस जी, यानी कि -10 हो जाएगा। जी की वैल्यू 10 है, यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है। टी की वैल्यू 4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, -h is 16,
ये हमारे पास 5 आ गया, 4 4 16, 16 5 80 माइनस 80, तो माइनस एच इज इक्वल टू, ये माइनस करके हमारे पास कितना आ जाएगा नेगेटिव में, तो एच कितना मिला 64। ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग कार सो दैट अ बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ कार रिमेन्स स्टेशनरी। तो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो ये कार है, इसमें एक पर्सन बैठा है, ठीक है, और जो कार है वो आगे की तरफ लेट से जा रही है, क्योंकि उसकी कुछ उन्होंने बोला है मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी, लेट से वो आगे की तरफ जा रही है किसी एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है, और जो बॉडी जो है लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ कार, यहाँ पे जो अंदर पर्सन है, जो बॉडी है वो स्टेशनरी रहना चाहिए। अब मतलब ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम में कब रह सकता है, जब इस पे जो फोर्सेस लग रही हो वो सारी क्या हो, बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो इस पे अब हम पहले फोर्सेस देख लेते हैं कि कौन कौन सी लग रही है। क्योंकि ये फ्लोर के साथ कांटेक्ट में है तो इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस तरफ लगेगी, और वेट की वजह से, इसका खुद का वेट है उसकी वजह से फोर्स इस तरफ लगेगी, तो ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस हो गई। कार आगे की तरफ जा रही है, ऐसे तो है नहीं कि कार अपने आप ही चली जाए, कुछ ना कुछ तो फोर्स उस पर भी लग रहा है तभी तो कार मोशन में आई। तो मान लेते हैं आगे की तरफ जो फोर्स लगी वो एफ लगी, ठीक है। और क्योंकि ये स्टेशनरी रहना चाहिए तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन को बैलेंस कर देते हैं कैपिटल एफ से। फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इनटू एंड दिस इज इक्वल टू, फोर्स को लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये इक्वेशन में अब वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करें तो एन किसके साथ बैलेंस हो रहा है, एम जी के साथ। तो यहाँ पे म्यू एन की वैल्यू एम इंटू जी, दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, एम फैक्टर कैंसिल हो गया, तो एक्सलरेशन की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, म्यू इंटू जी। तो यहाँ पे म्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमें दिया गया है दैट इज 0.15, 0.15, जी की वैल्यू 10, तो ये हमारे पास कितना आ गया 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सलरेशन। तो ऑप्शन डी जो है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बुलेट फ्रॉम ए गन इट इज फायर्ड ऑन ए रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विद द वेलोसिटी u। तो बना लेते हैं डायग्राम क्या है, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, बुलेट है, ठीक है, ये फायर हुआ, राइट, किस वेलोसिटी से जा रहा है, u वेलोसिटी से ये जा रहा है, फायर्ड ऑन ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक, आगे क्या है, एक ब्लॉक है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, लेट्स से लाइक दिस, ठीक है। When the bullet travels 24 centimeters through the block along its length horizontally, the velocity of bullet become u by 3। अब हुआ क्या, जब ये बुलेट इसकी तरफ जाएगा, ऑब्वियस है ये इसके अंदर चले जाएगा, वुडन ब्लॉक के अंदर एम्बेडेड हो जाएगा, ठीक है, ये ब्लॉक है। तो ये बुलेट उन्होंने बोला है कि 24 सेंटीमीटर जब वो उसकी लेंथ के लॉन्ग, लेट से इसकी लेंथ क्या है, एल है, जब ये यहाँ पे पहुंच गया सपोज ए पॉइंट पे, कितना डिस्टेंस कवर किया इसने यहाँ तक, दिस इज 24 सेंटीमीटर, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ बुलेट बिकम u by 3, तो ए पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, दैट इज u by 3। देन इट फर्दर पेनिट्रेट्स इनटू ब्लॉक इन द सेम डायरेक्शन बिफोर कमिंग टू रेस्ट एग्जैक्टली एट द अदर एंड ऑफ द ब्लॉक। फिर वो क्या करता है, बाकी रिमेनिंग डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, कब तक, जब तक वो रेस्ट पे नहीं आ जाता। रेस्ट पे कहाँ पे आ रहा है, दूसरे एंड पे, यानी कि जब वो यहाँ पे पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है टोटल लेंथ, ये जो लेंथ है ब्लॉक की वो कितनी, तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम मोशन स्टडी करते हैं अप टू द पॉइंट ए। जब वो ए पॉइंट तक जा गया, ठीक है, बुलेट, उसकी वेलोसिटी कितनी थी फाइनल, दैट इज u by 3, है ना, यहाँ पे u by 3 थी, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी, और डिस्टेंस उसने ए पॉइंट तक कितना कवर किया, दैट इज 24 सेंटीमीटर। ये यहाँ से ये वाला डिस्टेंस मैं ले लेती हूँ, s1 ले लेती हूँ, ठीक है, ये ए से यहाँ तक जब वो रेस्ट पे। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, इस डाटा की हेल्प से हम यहाँ पे एक्सलरेशन जो है वो निकाल लेते हैं कि किस एक्सलरेशन के साथ वो ट्रेवल कर। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as।
v है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी a पॉइंट पे u/3, इनिशियल वेलोसिटी u, दिस इज 2a, s उसने कवर किया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया u स्क्वायर अपॉन 9 माइनस यू स्क्वायर, दिस इज 24 इंटू 2a, ये मिला -8 स्क्वायर अपॉन 9, दिस इज 48 a की वैल्यू कितनी आ गई -8 स्क्वायर अपॉन 48 इंटू 9, 8648, तो एक्सलरेशन उसकी आ गई -u स्क्वायर अपॉन 54। बेसिकली यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, ऑब्वियस है ये आना भी चाहिए क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है उसकी, तो ये एक्सलरेशन नहीं है, ये क्या है उसकी डी एक्सलरेशन, रिटार्डेशन की वैल्यू आ। ठीक है, अब सेकेंड केस में जब वो ए पॉइंट से आगे की तरफ जा रहा है, लेट्स से ये बी पॉइंट है, ए से बी तक गया, तो उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, फ्रॉम ए टू बी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई क्योंकि बी पॉइंट पे वो रेस्ट पे था। इनिशियल वेलोसिटी उसकी u/3 है, डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, हमने s1 लेट किया। ठीक है, तो हम ये इक्वेशन यूज कर लेते हैं, p इज 0 माइनस u की वैल्यू u/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, a कितनी है उसकी -u स्क्वायर अपॉन 54, और s क्या है s1, मैं यहाँ पे s1 की वैल्यू निकालनी है, -u स्क्वायर अपॉन 3, दिस इज -u स्क्वायर अपॉन 54 इंटू इंटू स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से s1 किसके इक्वल आ गया, ये 54 इस तरफ जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, 3 इंटू 2, ये यहाँ पे 9 आएगा ना, स्क्वेयरिंग की है तो u/3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 आएगा, ये 9 आया यहाँ पे। ठीक है, तो 9 6 54 और ये 3, तो हमें s1 की वैल्यू कितनी मिल गई, 3 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, लेंथ निकालनी है, तो लेंथ क्या आ जाएगी यहाँ, अगर मैं डायग्राम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो लेंथ है ब्लॉक की वो किसके इक्वल है, दिस इज यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर प्लस ए से बी तक का डिस्टेंस s1, ये मुझे s1 पता चल गया। अब मैं लेंथ जो है ब्लॉक की निकाल लेती हूँ, तो लेंथ हमारे पास कितनी मिली, 24 प्लस s1 यानी कि 3, s1 की वैल्यू 3 है, तो लेंथ आ गई 27 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग जस्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ विद द पीरियड t, if d is the density of earth and g is the universal constant of, तो ये फैक्टर जो है ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है ग्रेविटेशन का, ये क्वांटिटी बतानी है क्या रिप्रेजेंट कर। तो क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारा सैटेलाइट है वो अर्थ के सरफेस के जस्ट अबव जो है वो ऑर्बिट कर रहा है, जैसे ये हमारा अर्थ है, इसके जस्ट अबव यहाँ पे ये मान लो उसकी ऑर्बिट है, जस्ट अबव थोड़ा सा ऊपर, तो इस ऑर्बिट में सैटेलाइट जो है वो घूम रहा है। तो सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है उसका रिलेशन हमारे पास क्या होता है, दैट इज r³ अपॉन g इंटू एम। ठीक है, अब मास को क्या लिख सकते हैं हम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या आ जाएगा हमारे पास 4/3 पाई r³। ठीक है, क्योंकि स्फेरिकल शेप लेके चल रहे हैं ना अर्थ की, तो इस रिलेशन में हम फिल कर देते हैं, दिस इज 2 पाई r³ अपॉन g, m की वैल्यू d 4/3 पाई r³, ये r³ से r³ कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 3 ऊपर जाएगा, दिस इज g d 4 पाई, 4 का स्क्वायर रूट 2 वो बाहर आ जाएगा और वो 2 इसके साथ कैंसिल हो गया तो बाहर पाई बच गया, 3 अपॉन जी डी इंटू पाई। अब ये जो पाई बाहर है इसको अंदर ले जाते हैं, ये कैंसिल हो गया, तो टाइम पीरियड कितना मिला, 3 पाई अपॉन जी डी। ठीक है, अब स्क्वेयरिंग कर देते हैं दोनों तरफ, ये हमें ये क्वांटिटी मिल गई जो हमसे पूछी गई थी, 3 पाई अपॉन जी डी, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टी स्क्वायर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, xt graph of particle performing harmonic motion is shown in the diagram
एक्सलरेशन पार्टिकल की पूछी गई है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, यानी कि यहाँ t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पूछा गया कि कितनी एक्सलरेशन है। अब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे देखो एम्पलीट्यूड कितना है हमारे पास यहाँ पे 1, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ पे मिल रहा है 1। अब यहाँ पे एक्सलरेशन क्या होगी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। ओमेगा क्या होता है हमारे पास, दैट इज 2 पाई अपॉन टी, राइट। तो टाइम पीरियड इस वेव का देखिए कितना है यहाँ तक, पूरा टाइम पीरियड कितना है, कैपिटल टी कितना है यहाँ पे 8 सेकेंड। तो यहाँ पे फिल कर देते हैं माइनस पाई अपॉन 8 होल स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये 4 कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू क्या मिली -पाई/4 होल स्क्वायर, यानी कि -पाई² अपॉन 16। ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, an electric dipole is placed as shown in the diagram, the electric potential in, ये 10⁻²आएगा, volt at a point p due to the dipole। तो हमें यहाँ p पॉइंट पे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, इस डायपोल की हेल्प से। तो यहाँ पे डायपोल जो है वो क्या किससे बना हुआ है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस की हेल्प से बना हुआ है, ठीक है। तो हमें पता है जो पोटेंशियल होता है ड्यू टू अ चार्ज, पॉइंट चार्ज, वो कितना होता है k⁻r। r क्या होता है, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। तो पहले हम इस फर्स्ट चार्ज के लिए निकाल लेते हैं पोटेंशियल, फिर इस सेकंड चार्ज के लिए इस पॉइंट पे निकाल लेते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं, क्योंकि जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, सो सिंपली ऐड हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज देख लेते हैं, वो क्या आएगा, के चार्ज है माइनस क्यू। अब इस चार्ज का इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, देखो ये O पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस क्या है 3 सेंटीमीटर, और O पॉइंट से P पॉइंट का डिस्टेंस है 5। तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया, 5 - 3 करेंगे तो ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर मिलेगा, ठीक है। अब माइनस क्यू से ये P पॉइंट कितनी दूर है, पहले तो देखो ये O पॉइंट तक 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस, और ये 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस 6 हो गया, और ये 2 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर दूर है। तो आर की वैल्यू यहाँ इस सिचुएशन में आ गई मेरे पास 8 सेंटीमीटर। तो ये पोटेंशियल आ गया ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज। अब पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज भी देख लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज ये रहा, तो के चार्ज है पॉजिटिव, इस चार्ज का ऑब्जर्वेशन पॉइंट यानी कि पी के साथ डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर, तो वो फिल कर देते हैं यहाँ पे -2 मीटर। अब टोटल पोटेंशियल जो P पे निकलेगा वो दोनों का सम होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एट P दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो ये कितना मिला -KQ/8 × 10⁻², KQ/2 × 10⁻²। तो ये फैक्टर कॉमन ले लिया मैंने, तो इस तरह बचा -1/8 प्लस 1/2, तो ये KQ/10⁻², एलसीएम लिया 8 -1 + 4, तो ये हमारे पास टोटल पोटेंशियल कितना मिल गया एट पॉइंट P, दिस इज KQ/10⁻², दिस इज बाय 8, और 3/8 KQ इंटू 10⁻²। तो 10⁻² वोल्ट की यूनिट में निकालना था ना, क्वेश्चन में लिखा था, तो कितना आ रहा है 3/8 Q इंटू। नेक्स्ट क्वेश्चन, the resistance of platinum wire at 0 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस कितना है 2 वायर का, और 80 डिग्री सेल्सियस पे कितना है 6.8 ओम। टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है रेजिस्टेंस का वो पूछा गया है, ठीक है। हमें पता है रिलेशन दैट रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 0, 1 + अल्फा इंटू डेल्टा, ठीक है। अल्फा क्या है यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसकी वैल्यू पूछी, तो वैल्यूज फिल कर देते हैं, दिस इज 6.8, 0 डिग्री पे कितनी है रेजिस्टेंस 2, 1 + अल्फा डेल्टा टी, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 0 और 80, कितना डिफरेंस आ गया 80 डिग्री से, तो ये कितना मिला 3.4, 1 + 80, तो 80 अल्फा इज इक्वल टू 0.4, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 2.4/80, अल्फा इज 24/80 इंटू डेसिमल हटा दिया, तो ये क्या मिला 8 × 10 = 80, 8 × 3 = 24,
अल्फा कितना आ गया 3 × 10⁻⁻² पर डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी जो है दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 resistors each of resistance are these are connected in series। तो मतलब जो 10 रेजिस्टेंसेज हैं वो सीरीज में कनेक्ट है। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये सेकंड, ऐसे ही 10 रेजिस्टेंस कनेक्ट है टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ ई। और बैटरी की ईएमएफ क्या है, ई है, यहाँ ऐसे कनेक्ट है। ये 10th रेजिस्टेंस, ठीक है। negligible internal resistance then these are connected in the parallel to the same battery। फिर इन रेजिस्टेंसेस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया। the current is increased n times the value of Na। तो पहले सीरीज का केस डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट क्या आ जाएगा, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है तो कैसे करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये 10 टाइम्स ऐड हो जाएगी रेजिस्टेंस, तो कितनी मिली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10R, ठीक है। तो ये सर्किट कैसे मिल जाएगा मुझे, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10R हो गई और ये बैटरी हो गई ईएमएफ जिसकी ई है। मान लेते हैं यहाँ पे करंट I1 फ्लो, तो I1 कितना आ जाएगा, E/10R, ये मिल गया करंट मुझे। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में देख लेते हैं, पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, कितने टाइम्स, 10 टाइम्स ना, क्योंकि 10 रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 10/R, यानी कि R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई R/10, ठीक है। तो ये भी सिचुएशन कुछ ऐसी दिखेगी। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/10 है, ये बैटरी लगा दी जिसका ईएमएफ क्या है, ई है, और इसमें करंट ले लेते हैं कि I2 करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। तो I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E/R/10, तो ये 10 फैक्टर ऊपर चला गया। अब उन्होंने बोला है पैरेलल में जब कनेक्ट किया करंट इंक्रीज कर रहा है ना, ऑब्वियस है पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो हम देख लेते हैं कि I2/I1, I2 कितना इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, n टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, तो n की वैल्यू पूछिए, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। दिस इज 10E/R, I1 की वैल्यू E/10R, R से R कैंसिल, E से E कैंसिल, तो I2/I1 कितना आ गया 100। तो यानी कि जो करंट है पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना टाइम बढ़ गया, 100 टाइम्स बढ़। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Next question, a very long conducting wire is bent in the semicircular shape from A to B as shown in the diagram। Magnetic field at point P for the steady current configuration is। तो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो ये देखो, ये वाली क्या है, सेमी इनफिनाइट वायर है जिसको मैं नाम दे रही हूँ फर्स्ट सेमी इनफिनाइट वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सर्कुलर लूप है, इसको मैं नाम दे देती हूँ सेकंड। और ये फिर से सेमी इनफिनाइट वायर आ गई, इसको नाम दे दिया 3। अब जो फर्स्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, μ0I/4πr, ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन पॉइंट से कितना डिस्टेंस है वायर का, दैट इज आर, वो फिल कर दिया, ठीक है। तो इसके डायरेक्शन अगर देखनी हो तो कैसे देख सकते हैं, करंट की डायरेक्शन में हमने अपना थंब रखना है और फिंगर्स को देखना है कि पी पॉइंट पे वो किस तरफ जा रही हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने ये करंट की डायरेक्शन में थंब रख दिया, अब फिंगर्स पी पॉइंट इस तरफ है तो फिंगर्स अंदर की तरफ ही जाएंगी। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है किस डायरेक्शन में है, इनटू द पेज। इसी तरह से अगर मैं B3 निकालूं, वो भी सेमी इनफिनाइट वायर है, सेमी इनफिनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो μ0I/4πr होती है। अब इसकी डायरेक्शन देखनी है तो थंब को हमने इस तरफ रख दिया करंट की डायरेक्शन में, और पी पॉइंट अगर हम देखें तो फिंगर्स उसके अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है, तो फिंगर्स ऐसे ही अंदर की तरफ जाएंगी पी पॉइंट में, तो ये भी फील्ड इनटू द पेज है। तो ये नेट फील्ड क्या आ गई, यहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इस सेमी इनफिनाइट वायर की वजह से जो हमें मिल रहा है फील्ड, वो कितना मिल रहा है, दैट इज टाइम्स हो गया ये μ0I/4πr, और ये कितना मिला μ0I/2πr, ये फील्ड आ गई। अब इस सर्कुलर लूप की बात कर लेते हैं, सर्कुलर लूप की वजह से इस पी पॉइंट पे कितना फील्ड होगा, B2 की वैल्यू अगर मैं लिखूं वो क्या आएगा, μ0I/2r, ठीक है, क्योंकि सेंटर पे देखना है ना। अगर ये पूरा लूप ऐसे कंप्लीट होता, तो पूरा लूप अगर मुझे गिवन होता तो उसके सेंटर में हमारे पास फील्ड होती है μ0I/2r, सॉरी, ठीक है, 2r होती है सेंटर पे, बट ये अब पूरी लूप नहीं है, हाफ है, तो इसकी वैल्यू हाफ कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा μ0I/4।
ठीक है। और अब इसकी डायरेक्शन अगर देखें तो करंट की डायरेक्शन में मैंने थंब रखा, तो फिंगर्स जब हम देखेंगे तो पी पॉइंट में कहाँ पे जाएंगी, वो बाहर की तरफ निकलेंगी। जैसे ये करंट ऐसे है ना, नीचे की तरफ है, थंब मैंने ऐसे पॉइंट आउट किया। अब कर्ल की फिंगर्स, तो पी पॉइंट से फिंगर्स जो है वो बाहर की तरफ आ रही है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, आउट ऑफ। ठीक है। अब नेट फील्ड देखनी पड़ेगी, वो कैसे निकालेंगे हम, हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी फील्ड ज्यादा है। ठीक है। देखो जो सेमी इन्फिनाइट वायर की वजह से हमें फील्ड मिल रही है, दोनों की वजह से, दैट इज दिस। और सर्कुलर लूप की वजह से हमारे पास आ रही है ये इनटू द पेज है, और ये आउट ऑफ पेज है, दैट इज म्यू नॉट आई बाय 4r। अब हमें देखना है इन दोनों में से कौन सी बड़ी है, तभी तो हमें नेट रिजल्टेंट फील्ड पता चलेगी, उसकी डायरेक्शन पता चलेगी। अब देखो म्यू नॉट आई बाय आर, म्यू नॉट आई बाय आर, इसमें 1/4 फैक्टर है, इसमें 1/2 पाई फैक्टर, तो 2 पाई बड़ा है, 4 छोटा है, तो ये वैल्यू जो है वो बड़ी मिलेगी ना, ये लार्ज वैल्यू मिलेगी हमें। तो यानी कि ये B2 वैल्यू जो है वो बड़ी है, तो हम कैसे निकालेंगे B2 माइनस, तो म्यू नॉट आई बाई 4r माइनस म्यू नॉट आई अपॉन पाई आर। ये 2 पाई क्या बन जाएगा, 6 पॉइंट, पाई क्या होता है 3.14 ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे दम से तो 6 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, और उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो छोटी आएगी ना वैल्यू, ये तो नीचे 4 है डिनोमिनेट, तो ये वैल्यू बड़ी हो गई। ये इसको हमने माइनस कर रहे हैं, म्यू नॉट आई बाय 4r कॉमन ले लिया, 1 माइनस 2 अपॉन पाई। अब डायरेक्शन कौन सी आएगी, जो बड़ी फील्ड है, बड़ी कौन सी है B2, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, आउट ऑफ पेज, तो ये क्या होगी, आउट ऑफ पेज। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम, देखो बी और सी तो वैल्यू ही नहीं मैच कर रही। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इट इज पॉइंटेड इनटू द पेज, ये भी ऑप्शन नहीं है, इनटू द पेज तो आ ही नहीं रही, आउट ऑफ पेज आ रही है ना, तो ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट आंसर, पॉइंटेड अवे फ्रॉम द पेज, बाहर की तरफ है डायरेक्शन। नेक्स्ट, वायर कैरिंग ए करंट आई अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हैज लेंथ एल। तो एक वायर है जिसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है, इसकी लेंथ गिवन है एल है, और ये किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस, यानी कि एल जो वेक्टर है वो एल आई कैप लिख सकते हैं। ठीक है। इट इज केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर, तो मैग्नेट फोर्स कितनी लगेगी वो हमें बताना है। तो हमारे पास रिलेशन होता है ये आई इंटू एल क्रॉस बी। ठीक है, एफ इज इक्वल टू आई, एल क्रॉस बी है तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, आई जे के। एल वेक्टर किस डायरेक्शन में है, आई गैप में, ये एल, ये 0, बी वेक्टर ये रहा, तो आई कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट 3, ये माइनस, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास क्या आएगा, दिस इज 0, तो माइनस जे कैप, ये एल है ना, -4l प्लस के कैप, ये 3l मिला। ठीक है, फोर्स कितना मिल रहा है, आई इंटू एल, 4j कैप प्लस 3k कैप। अब हमें मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, वो क्या आ जाएगा, आई एल √16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया, तो मैग्नीट्यूड कितना मिल रहा है, ऑप्शन डी। द नेट इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट विल बी, हमें यहाँ पे ये सर्किट गिवन है, इसका इम्पिडेंस निकालना है। ठीक है, तो ये क्या है, एलसीआर सर्किट है, तो पहले हम इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाल लेते हैं, एक्सएल, वो क्या होती है हमारे पास, ओमेगा एल। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी इंटू 2 पाई, फ्रिक्वेंसी कितनी है सप्लाई की गई, एल कितना है, यहाँ पे इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है, 50/पाई मिली हेनरी, यानी कि 10⁻⁻3। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये कितना मिला, 5 5 25, 25 इंटू 2 50 है ना, और ये 2 जीरो साथ में, 5000 इंटू 10⁻⁻3, तो एक्सएल कितना मिल गया, 5 ओम। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस तो मुझे मिल गई 5 ओम। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी निकाल लेते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, एक्स सी किसके इक्वल होता है, 1/ओमेगा सी, तो एक्स सी हमारे पास आ जाएगा, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ। ठीक है, और ये 2 पाई फ्रिक्वेंसी सप्लाई की कितनी है, 50, और कैपेसिटेंस कितनी है कैपेसिटर की, 10⁻³ माइक्रोफेरेड, इस 10⁻³ माइक्रोफेरेड को फेरेड में चेंज कर,
पाई से पाई फैक्टर कैंसिल हो गया, 50 इंटू टू क्या हो गया 100 हो गया, तो ये 100 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6, तो ये कितना मिला 3 2 5 5 माइनस 6 1, तो ये हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना आ गया 10 हो। ठीक है, अब हम यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि XC बड़ा है XL छोटा है। ठीक है, XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस बड़ी मिल रही है, तो सर्किट की इम्पीडेंस का रिलेशन लिख सकते हैं हम R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ठीक है, अब रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, रेजिस्टेंस है हमारे पास 10 ओम, तो 10 का स्क्वायर प्लस XC जो है वो कितना आ रहा है 10, XL की वैल्यू 5, तो ये कितना मिला 100 प्लस 5 का स्क्वायर 25, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 125। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये मिला 5√5, इम्पीडेंस सर्किट का आ गया 5√5, ये ऑप्शन डी आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द फिगर शोन हियर व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज अज्यूम दैट ऑल द लेयर्स आर थिन। तो ये कॉम्बिनेशन हमें लेंसेज का गिवन है, तो हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। अब जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है वो हम कैसे निकालते हैं 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। f1 f2 f3 क्या है फोकल लेंथ लेंसेज। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से लेंस कंबाइन हुए हैं, यहाँ पे ये फर्स्ट लेंस कुछ ऐसा दिखेगा, ये क्या है हमारे पास प्लेनो कनकेव लेंस। ठीक है, फिर ये आ गया हमारे पास कन्वेक्स लेंस, और फिर ये वाला पार्ट थर्ड, ये भी क्या है प्लेनो केव लेंस। तो मान लेते हैं इसकी फोकल लेंथ f1 है, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ f2, इसकी फोकल लेंथ f3। अब पहले इनकी फोकल लेंथ निकालेंगे, फिर हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो है वो फाइंड करें। अब फोकल लेंथ लेंस की हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास ये रिलेशन होता है 1/f is equal to mu l refractive index of lens to the refractive index of medium minus 1 upon r1 minus 1 upon r2। तो पहले ये वाले लेंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है यहाँ पे 1.6 है, ये वाले का है कन्वेक्स लेंस का 1.5 और ये भी 1, राइट। तो पहले मैं 1/f1 फर्स्ट लेंस की बात करती हूँ, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1, मीडियम क्या है यहाँ पे एयर ही है, एयर में पड़े हैं तीनों। ठीक है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब जब लाइट रे आएगी वो इस पे इंसिडेंट करेगी, तो फर्स्ट सरफेस ये बन रहा है प्लेन सरफेस, तो प्लेन सरफेस के लिए हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी हो गया -1 और इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो ये जो है अगर मैं इस प्लेनो कनकेव लेंस के लिए देखूं, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ आएगा। ठीक है, तो उसकी वैल्यू इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही मेजर कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव वैल्यू होएगी, ये 20 आ गया है। तो फर्स्ट जो लेंथ की फोकल लेंथ है ये माइनस करके हमारे पास आ गया 0.6 -1/20, डेसिमल हटा दिया, ये आ गया 3 और ये 10, तो 1/f1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई -3/। अब सेकेंड लेंथ क्या है मेरे पास कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ मैंने f2 ली है, तो 1/f2 दिस इज इक्वल टू, इसका लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है मेरे पास 1.5। ठीक है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया 1.5, मीडियम क्या है एयर वो 1 हो गया -1, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब जब लाइट आएगी तो इस सरफेस पे पहले फॉल करेगी ना इस सरफेस पे, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ है, तो ये r1 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी दैट इज 20 सेंटीमीटर। अब दूसरा सरफेस ये रहा, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा, तो r2 की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव आएगी -20, तो ये -20, तो 1/f2 मेरे पास कितना आ गया, ये माइनस किया 0.5 इंटू ये एडअप हो जाएंगे 2/20, ये डेसिमल हटा दिया, 5 और ये 5 से 5 कैंसिल, तो 1/f2 कितना आ गया 1/20। अब थर्ड लेंस जो है वो कुछ ऐसा दिख रहा है,
प्लेनो कनकेव, ठीक है। लाइट रे आएगी पहले इस पे जाएगी, ठीक है, तो इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ मेजर करेंगे ना हम ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो R1 की वैल्यू -20 हो जाएगी। R2 क्या आएगा, क्योंकि ये प्लेन सरफेस है तो इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। और इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.6, ठीक है। तो फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, 1/f3, दिस इज 1.6 - 1, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हमारे पास ये आ गया, फॉर्मूला में वैल्यू फिल कर दी, तो ये माइनस करके 0.6 इंटू -1/20, ये डेसिमल हटा दिया, 3 6 2 10 20, तो 1/f3 की वैल्यू क्या आ गई, -3/100। तो अब हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, 1 अपॉन इक्विवेलेंट फोकल लेंथ किसके इक्वल है, 1/f1, 1/f2 प्लस 1/f3, तो 1/f1 की वैल्यू कितनी है, -3/100, 1/f2 की वैल्यू कितनी है, 1/20, माइनस 3/100, तो ये मिली हमें 1/f3 की वैल्यू, ठीक है। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं हम, 100 -3 प्लस 5 -3, तो 1/fe किसके इक्वल आ गया, -1/100, और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ गई -100 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन डी, दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू थिन लेंसेज आर ऑफ सेम फोकल लेंथ, दो थिन लेंस है हमारे पास, उनकी फोकल लेंथ सेम है, बट वन इज कन्वेक्स अदर इज कनकेव। तो एक कन्वेक्स लेंस है, एक कनकेव लेंस है, when they are placed in contact with each other, equivalent focal length of combination, तो इसकी फोकल लेंथ की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो है इस कॉम्बिनेशन की निकालनी है, तो इसकी फोकल लेंथ f1 ले लेते हैं, इसकी f2 ले लेते हैं। तो इक्विवेलेंट जो है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हम ऐसे निकालेंगे, ये रिलेशन होता है। अब जो कन्वेक्स लेंस होता है, दोनों की फोकल लेंथ क्या सेम है, तो f1 क्या आएगा, प्लस f, कि कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे वैल्यूज फिल कर देते हैं, 1/f, ये -1/f, तो 1/fe किसके इक्वल आ गया, 0 के। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, 1/8, ऑप्शन ए। The radius of innermost orbit of hydrogen atom is this. What is the radius of third allowed orbit for the hydrogen? मुझे पता है कि जो nth स्टेट का जो रेडियस होता है उसका रिलेशन हमारे पास ये होता है n²a0/z। अब जो हाइड्रोजन एटम है हमारे पास, इसके लिए z की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। इनर मोस्ट ऑर्बिट बोला है तो ऑब्वियस है वो n=1 की ही बात कर रहे हैं, इनर मोस्ट तो वही होगा, तो r1 क्या आ गया, a0 के इक्वल आ गया, क्योंकि n की वैल्यू भी 1 होगी, z की भी वैल्यू 1 होगी, a0 की r। अब ये जो रेडियस है ये कितना गिवन है, तो यहाँ से मुझे a0 की वैल्यू मिल गई 5.3 इंटू 10⁻⁻11। अब उन्होंने रेडियस पूछा है थर्ड अलाउड स्टेट के लिए, तो हाइड्रोजन एटम के लिए n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 अप टू सो ऑन, ऐसे ही जाते हैं। तो ये फर्स्ट हो गई स्टेट इनर मोस्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, थर्ड अलाउड स्टेट मतलब n=3 के लिए निकालनी है रेडियस, तो n की जगह यहाँ पे 3 फिल कर देते हैं, 3 का स्क्वायर a0, ठीक है। तो r3 कितना आ गया, 9 a0, a0 की वैल्यू कितनी मिली है हमें, 5.3 इंटू 10⁻11। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, ऑप्शन ए, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट द ट्रूथ टेबल इज, हमें इस सर्किट के लिए ट्रूथ टेबल की वैल्यू, ट्रूथ टेबल जो है वो देखना है। तो ट्रूथ टेबल तभी बना सकते हैं जब हमें आउटपुट पता हो, ठीक है। आउटपुट निकाल लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, नॉट गेट है, तो जब ये ए इनपुट दी, यहाँ पे क्या आएगा, ए बार, यहाँ पे क्या आएगा, बी बार, नॉट मिलेगा। ये क्या है हमारे पास, नैंड गेट, ठीक है। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, y इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार का बार, नैंड गेट है ना, तो इसको हम यहाँ ऐसे सॉल्व कर लेते हैं एक्सप्रेशन को, ए बार बार प्लस बी बार बार, तो
बाहर से बाहर फैक्टर कैंसिल हो जाता है, तो ये a प्लस बी बच गया। तो आउटपुट क्या मिल रही है, a प्लस बी। a प्लस बी यानी कि a और b। तो ये कैसा गेट, किसकी तरह बिहेव करेगा, और गेट की तरह। तो हम चेक कर लेते हैं और गेट की जो आउटपुट है वो कैसी होती है। 0 प्लस 0 0 मिलेगा, 0 प्लस 1 0 नहीं मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, 0 को 0 के साथ और किया, 0 मिलना चाहिए, तो ये भी नहीं आएगा। 0 को 0 के साथ और किया 0, 0 को 1 के साथ किया 1, 1 को 0 के साथ किया 1, 1 को 1 के साथ किया 1। तो ऑप्शन सी आएगा इसका करेक्ट आंसर।